नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नीमच में थे। जिस तरीके से लगातार हम वहां कवरेज आपको दिखा रहे थे, साथ ही अगर बात की जाए तो किस तरह का दौरा रहा उस पर भी बात करेंगे, साथ ही इस पर भी बात करेंगे क्या लोकसभा चुनाव सर पर है। जिस तरीके से आज मंच जहां देखने को मिला और बड़े बड़े नेता वहां थे, साथ ही अगर बात करें तो कई मुद्दों को लेकर इसमें बात हुई है। खास करके बात करें तो लोकसभा चुनाव से जुड़े तमाम जो मुद्दे हम उठाते आ रहे हैं, चाहे अगर अफीम की पॉलिसी की बात हो या फिर अन्य किसी मुद्दे की बात हो, ऐसे में बात करें तो त्वरित टिप्पणी लेंगे हम पूर्व विधायक यशपाल जी से, जो अफीम किसानों के पैरोकार भी है, साथ ही अफीम पॉलिसी पर अक्सर केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाते आए हैं। उनसे बात करेंगे पहले किस तरीके से दौरा है और क्या सोचते हैं इस दौरे को, किस तरह का आज सीएम का दौरा रहा। नवीन जी, देखिए ये मंदसौर जो जिला है, नीमच जो जिला है, मालवा का जो क्षेत्र है, ये प्रारंभ से ही भारतीय जनसंघ के ज़माने से लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस राजनीति पर ऊर्जा देता है। और अगर आपने देखा हो तो आज माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपने भाषण की जो शुरुआत करी है, उन्होंने जनसंघ के दौर के और भारतीय जनता पार्टी के उन वरिष्ठ नेताओं का स्मरण किया जो इस माटी में, नीमच और मंदसौर जिले में जिनका कर्मशील व्यक्तित्व के धनी थे, सुंदरलाल पटवा, वीरेंद्र कुमार सकजा, गुमान सिंह जी शिवाजी, डॉक्टर लक्ष्मण जी पांडे। डॉक्टर लक्ष्मण जी पांडे के बारे में तो कहा उन्होंने कि 11 चुनाव लड़े हैं और मुख्यमंत्री को उन्होंने हराया था, सिटी मुख्यमंत्री को, और 8 चुनाव जीते हैं, 11 चुनाव लड़े हैं। कुल मिलाकर के नीमच और मंदसौर जिले की जो राजनीतिक एक स्थिति है, उस स्थिति को और मजबूती प्रदान करने के लिए जनता के बीच में आभार इसलिए व्यक्त करने भी आए थे कि मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले निकल करके आए जहाँ पूरे के पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा के चुनाव में सफलता प्राप्त हुई। इसमें नीमच जिला भी एक है। उनके लगातार दौरे चल रहे हैं, आभार व्यक्त की यात्रा को लेकर के रोड शो भी कर रहे हैं, मंच पर भी विचारों को साझा कर रहे हैं। लगभग 752 करोड़ रुपए की कार्य योजना का लोकार्पण शिलान्यास भी किया। और मैं देख रहा था, उन्होंने सीधा ये भी कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि लोकसभा का चुनाव मुहाने पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर देश की बागडोर मिले, इस बात की उन्होंने हामी भी वहाँ पर जनता जो खड़ी थी उनको दिलवाई। मतलब ये तय है कि लोकसभा के चुनाव की तैयारी भी बहुत व्यापक स्तर पर संगठन भी कर रहा है, जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं, तभी तो 370 सीटें इंडिपेंडेंट भारतीय जनता पार्टी को मिले और जो अलायंस है उसको 400 से अधिक सीटें मिले। ये मोदी जी ने कहा 370 इसलिए भी कि 370 जब धारा हमने हटा दी है तो प्रत्येक पोलिंग बूथ पर नवीन भाई 370 मतों का हमारा बढ़त मिले। हम उस स्थिति की ओर जा रहे हैं, तभी तो हमारा गाँव चलो अभियान चल रहा है, तभी तो हमारे लाभार्थियों का सम्मान हम कर रहे हैं, लाभार्थी तक हम पहुंच रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी का संगठन राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर हम कार्यकर्ताओं को ऊर्जा प्रदान करने के लिए आ रहे हैं। मुझे सौभाग्य मिला कि आज मैं भी आपके इस शहर नीमच में माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आया था। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी ने भी और जिला महामंत्री जी ने नीमच से मुझे टेलीफोन करके इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए आग्रह किया था। मैं उसी दायित्व का निर्वहन करता हूँ क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का प्रवक्ता भी हूँ। पूर्व विधायक के साथ साथ मेरा दायित्व में कार्य समिति का सदस्य भी हूँ मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का। तो उसको मैं आज देखने आया था, सुनने आया था। मुस्तफा जी, हम आपसे बात करें, आप क्या सोचते हैं किस तरह का आज का दौरा रहा, क्योंकि आपने बहुत बारीकी से पूरा जो है ये दौरा देखा और वहाँ कवरेज हम और आप मिलकर दिखा रहे थे। देखिए नवीन, इस पूरे जो दौरे की जो खास बातें उस पर तो बात करेंगे ही। मैं तो सुझाव ये दूंगा कि आपको यशपाल जी से ये बात करनी चाहिए कि नीमच ज़िले में आज सीएम मोहन यादव का पहला दौरा था और एक अकेले यशपाल जी मंदसौर से ख़ास तौर पर यहाँ मौजूद थे और मंच पर जब सीएम मोहन यादव बोल रहे थे तो उन्होंने स्पेशली ये कहा कि मैं परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि वे जल्दी ही हमारे साथ खड़े नज़र आए। तो अब जल्दी में तो चुनाव लोकसभा का है, तो मोहन यादव जी ने किस आशय से ये बात बोली और यशपाल जी यहाँ पे क्यों आए, ये सब बातें खोजबीन का और पत्रकारिता का विषय है और इस पे यशपाल जी से हमें ज़रूर बात करनी चाहिए। दूसरी ख़ास बात है कि आज के कार्यक्रम की ये बात करें तो निश्चित तौर पे जहाँ एक तरफ सीएम मोहन यादव ने जो 752 करोड़ के जो कार्यों का शिलान्यास किया वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसके अलावा नीमच, जावद और मनासा तीनों विधायकों ने जो कुछ भी उनसे डिमांड करी उन्होंने हाँ कर दी। इसमें 2-3 खास बातें जिस पर गौर करने लायक है।
जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो भादवा माता जहाँ पे पूरे साल में लाखों लोग आते हैं, वहाँ पे 20 बेड का अस्पताल उन्होंने स्वीकृत किया। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि वहाँ पर अक्सर हमने देखा है कि जो श्रद्धालु आते हैं वो कोई बीमार हो जाता है तो इलाज की बहुत दिक्कत होती है और दूर दूर से लोग वहाँ आते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात इस कार्यक्रम में जुट के आई, वो अफीम की खेती को लेकर आई। अफीम की खेती को लेकर इसलिए कि मोरवन के अंदर एक नया जो है वो प्लांट शुरू होने वाला है, जो सीपीएस से मॉर्फिन निकालने का काम करेगा। और इस पर सकलेजा जी ने भी बात की, इस पर सांसद सुधीर गुप्ता भी बोले, और उन्होंने ये कहा कि इस प्लांट के लगने से निश्चित तौर पे पट्टे बढ़ेंगे। और जैसा हाल ही में सांसद सुधीर गुप्ता और सांसद सीपी जोशी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बात की थी और ये मांग की थी कि 1996 से रुके हुए जो पट्टे हैं अलग अलग कारणों से, यदि उन पे एनडीपीएस का अपराध पंजीबद्ध नहीं है तो वो तमाम पट्टों को जारी कर देना चाहिए। और ये पट्टे करीब 50,000 होते हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि मोरवन में जो नई जो अफीम का प्लांट लगने वाला है, सीपीएस का प्लांट, उसके चलते 50,000 नए पट्टे मध्य प्रदेश के किसानों को जारी हो जाए। और ये भी उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के पहले ओपीएम पॉलिसी डिक्लेयर हो जाए और ये तमाम पट्टे जारी हो जाए। इस पे और विस्तार से भी यशपाल जी बोलेंगे। लेकिन एक ख़ास बात और जो सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा, वो ये कहा कि जो पोस्ता दाना है वो यहाँ नीमच मंदसौर में यहाँ उत्पादन होता है, लेकिन इसके अंदर जो डस्ट यानी काले दाने का जो मैटर है, इसकी छनाई का जो मैटर है, वो राज्य सरकार में पेंडिंग है। यदि चीफ मिनिस्टर इस मामले में कोई स्टेप ले लेते हैं तो नीमच मंदसौर ज़िला देश में पोस्ता दाना उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र होगा। और मैं इस मौके पर, चूँकि हमारे स्टूडियो में यशपाल जी मौजूद है, मुझे अच्छे से याद है कि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आपके विधायक रहते हुए आपने एक स्पेशल बैठक मंदसौर में आहूत कराई थी, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुद वहाँ मौजूद थी और उसमें ये डिस्कशन हुआ था कि जो पोस्ता दाना किसान मंडी में लाते हैं तो उसकी छनाई के लिए क्या करें, क्योंकि व्यापारी भी लगातार ये बोलता रहा है कि हम छनाई करते हैं, काला दाना निकालते, एजेंसी आती, केस बनाती, एनडीपीएस का डर है। और ये मामला लंबे समय से लंबित है। तो यशपाल जी, मैं आपसे सीधे सवाल करता हूँ कि ये मामला आपने उठाया था, जोर शोर से उठाया था, और एक संभावना बनी थी कि इस पोस्ता छनाई के मामले में कोई गाइडलाइन स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी, पर अभी तक वो काम हो नहीं पाया। आज सुधीर गुप्ता जी ने भी मन से मांग रखी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, इसलिए कि अफीम उत्पादक हमारे मालवा का जो सबसे बड़ा बेल्ट है वो मंदसौर और नीमच है। वॉइस ऑफ एमपी ने हमेशा किसानों के समर्थन में, किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर के पॉलिसीज़ में जनप्रतिनिधियों की क्या भूमिका होना चाहिए, इसमें आपने, मुस्तफा भाई और नवीन जी ने, आप दोनों ने परंपरागत रूप से लगातार मेहनत करी है और उसी का परिणाम है कि आज अल्कलाइट फैक्ट्री में अगर कुछ आंशिक सुधार भी हुए हैं तो आपके कारण से हुए हैं। अफीम के अधिकारी जिस वजन के साथ और जिस भय और वातावरण के साथ किसानों के बीच में डराने धमकाने का काम करते थे, वो सब कहीं न कहीं गिरी है, उसमें गिरावट आई है। अब अफीम के अधिकारी भी किसानों को सम्मानजनक दृष्टि से देखते हैं। जहाँ तक आपके जो 2-3 मुद्दे जो आपने भी बताए हैं, मैं समझता हूँ कि मुझे वो जमाना भी याद है। तब इस मंदसौर और नीमच जिले में वित्त मंत्रालय के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा से लेकर के, जसवंत सिंह से लेकर के, धनंजय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री तक नीमच और मंदसौर जिले में आए हैं। उन्होंने भ्रमण किए हैं, बड़े बड़े सम्मेलन उन्होंने अटेंड करे हैं। और अगर मोरवन की आप बात कर रहे हैं तो मोरवन में जिस प्रकार से अभी सीपीएस पद्धति जो लागू हुई है विदेश के पैटर्न पर, उस पर चीरा नहीं लगेगा, डोड़ा किसान का प्राप्त कर लेगा। लेकिन आपने जिस प्रकार से समय समय पर हमको हमारा भी ज्ञान रचित किया है कि किस प्रकार से किसान को दिक्कत आती है, तो मुझे लगता है कि मोरवन के उस साइट के सिलेक्शन के कारण से रोजगार बढ़ेगा, अफीम के पट्टे बनेंगे। अल्कलाइट फैक्ट्री हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जगह, गाजियापुर उत्तर प्रदेश और नीमच अल्कलाइट फैक्ट्री। लेकिन अगर सीपीएस पद्धति को लेकर के नई कोई फैक्ट्री अगर आती है और जिस प्रकार से 50,000 पट्टे उसके माध्यम से अगर फैक्ट्री आएगी तो पट्टों की संख्या बढ़ेगी, तो किसानों का यहाँ पर भला होगा। जहाँ तक आपने पोस्ता दाने की बात कही है, देखिए पोस्ता दाना बाय प्रोडक्ट है अफीम का,
और ये जाता है मंडी में। और जब मंडी में जाता है तो जब व्यापारी किसान से जब माल खरीदता है पोस्ता दाना, मुझे वो दौर भी याद है जब पोस्ता दाना पे 12% टैक्स हुआ करता था, तो उसको 1% पे भी लाया गया, 2% पे भी लाया गया, मिनिमाइज करने के लिए, ताकि अफीम उत्पादक किसानों का डोड़ा पोस्ता दाना भी मंडियों में आसानी से क्रय विक्रय हो जाए। धूलापाली जो होता है उसमें निश्चित रूप से किसान जिस माल को देता है वो साफ करके नहीं लाता, छन्नी लगा के नहीं लाता है। व्यापारी जब उसको छन्नी लगाता है तो उसमें से डस्ट निकलता है, उसमें आंशिक अफीम की मात्रा निकलती है और वो एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत आ जाता है और तलवार ये व्यापारियों के ऊपर हमेशा लटकी रहती है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि दोनों को, केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को, अगर ये अफीम का पार्ट नहीं है और ये सीधा सीधा ऑक्शन होता है, मंडियों में आता है, तो मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि आपने हमेशा किसानों की मदद करी है। तो व्यापार व्यवसाय मंडियों में इस कारण से भी नहीं बढ़ पाता है कि व्यापारियों के ऊपर इसकी तलवार लटकी रहती है। किसान तो फ्री हो जाता है, पोस्ता दाना किधर से आता है, कैसे बिकता है, किधर जाता है, आपको भी पता, हमको भी पता, लेकिन पोस्ता दाना का जो काला, जो धूलापाली निकलता है, उसकी विसंगति के कारण से व्यापारियों में परेशानी होती है और उसका अच्छा भाव भी किसान को नहीं मिल पाता है। जिस प्रकार से डोड़ा चूरा में आंशिक अफीम की कहीं ना कहीं रहती है मात्रा मॉर्फिन की, उसको भी लेकर के लंबे समय से उसके बारे में डिस्कशन चल रहा था। जब मैं चुनाव लड़ रहा था चौथी मरतबा का, और तब जब बड़ौदा में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो मैंने कहा था 8/29 में डोड़ा चूरा को कहीं ना कहीं बहाल करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। और ये बड़ी विसंगति कि एक तस्कर के पास से अगर डोड़ा चूरा मिलता है और उससे जब पूछताछ की जाती है तो वो जो मात्रा जो रहती है पकड़ाने वाली, वो अनेक किसानों के नाम सामने आते हैं और उसके कारण से कहीं ना कहीं ठगा जाता है, किसान के ऊपर तलवार लटक रही है। 2-3 चीज़ें ऐसी है अभी भी अफीम के मामले में जिसमें भारत की सरकार को, राज्य की सरकार, 2-3 राज्यों की सरकार है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों के अफीम के जो जनप्रतिनिधि हैं, अब जो जनप्रतिनिधि जो अफीम को समझते हैं, जो अधिकारी हैं इसको समझते हैं, और राज्यों के जो अधिकारी हैं, कॉम्बिनेशन के कारण से, समन्वय के अभाव के कारण से एनडीपीएस एक्ट का जो संशोधन आया था 1984 में, उसके बाद से कभी इसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ है। मेरा कहना है कि अगर बहुत लंबे समय पहले कोई कानून आया है तो कानून में समय समय पर संशोधन होते हैं। आबकारी विभाग जब डोड़ा चूरा को नीलाम करता था, ऑक्शन करता था, खुद डोड़ा की दुकानें लगाते थे, तब आबकारी विभाग की धाराओं के अंतर्गत उसका ऑक्शन होता था, ठेकेदार ठेका लेता था। 2016 के दशक में भारत की सरकार ने इसको ड्रग्स मान लिया, इसको अपराध मान लिया। एक्ट के संशोधन के कारण से राज्य की सरकार पीछे हो गई। किसानों का डोड़ा चूरा डिस्ट्रॉय करना है, हर हालात में उसको जलाना है, बॉयलर करना है, प्लो करना है, जमीन के अंदर हाँकना है। इस सारी चीज़ों के बारे में मैं समझता हूँ कि न केवल लोकसभा का चुनाव, बल्कि लोकसभा का चुनाव हो ना हो, इन 3-4-5 मुद्दों पर निश्चित रूप से चर्चा करना चाहिए। और तब जब आप समय समय पर जो बातें उठाते हैं, मैं कोशिश करता हूँ, जनप्रतिनिधि की भूमिका है मेरी और जागरूकता की भी भूमिका है मेरी, तो मैं समय समय पर केंद्रीय वित्त मंत्री जी को, माननीय सांसदों को, क्षेत्र के तमाम सांसदों को भी मैं पत्राचार करने में कोई मेरी कोताही नहीं बरतता हूँ। क्योंकि आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था, मुझे याद आ रहा है शशांक यादव का जो नारकोटिक्स के जो हमारे जो अल्कलाइट फैक्ट्री है, गोपी मिष्ठान भंडार के कॉलटूरों में मिठाई के बजाय 16 लाख रुपए की राशि पकड़ी थी। और तब मैंने आपके वर्जन को, आपके वक्तव्य को, वॉइस ऑफ एमपी की सक्रियता को जब देखा था तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने इस क्षेत्र के तमाम सांसदों को, फिर चाहे वो चित्तौड़ के हों, चाहे वो झालावाड़ के हों, चाहे मंदसौर के हों, तमाम सांसदों को मैंने चिट्ठी लिखी। माननीय वित्त मंत्री जी को मैंने ट्वीट किया था, वित्त मंत्री जी को मैंने चिट्ठी भी लिखी थी और अंतोगत्वा उसमें एक्शन भी हुआ। कुछ लोग सस्पेंड भी हुए हैं। शशांक मिश्रा की क्या गति हुई, क्या दुर्गति हुई है, आप सब जानते हैं। मुझे क्या कहेंगे आप, किस तरह के आप? यशपाल जी, मैं 1-2 बात आपसे ख़ास तौर पे करना चाहता हूँ कि जो आप तो बेहद जागरूक विधायक रहे और आप जब तक सदन में रहे आपने सवालों की, प्रश्नों का अंबार लगा दिया। मुझे अच्छे से पता है कि आपकी गिनती मध्य प्रदेश के उन तेज तर्राट विधायकों में हमेशा होती थी जो अपने क्षेत्र के अलावा प्रदेश में और जगहों के भी मुद्दे उठाते रहे। लेकिन मैंने एक बात यशपाल जी बड़ी करीब से नोट करी कि चूँकि जो सरकार में बैठे जो बड़े लोग होते, चाहे चीफ मिनिस्टर हो या केंद्रीय मंत्री हो, तो उनको वो जो कुछ भी स्टेप लेते हैं, वो कुछ भी निर्णय लेते हैं, तो निश्चित तौर पे नीचे से जो फीडबैक उनको आता है उसके आधार पे वो काम करते हैं। जैसे जो विधायक है वो अपने मुख्यमंत्री को जो बताएंगे उस पर वो एक्शन लेंगे।
और ठीक यही स्थिति केंद्रीय वित्त मंत्री की, जो सांसद उनको फीडबैक देंगे उस पर लेंगे। लेकिन देखने में ये आ रहा है यशपाल जी कि जो मुद्दे कई सालों से लंबित थे, जिस पे आप लगातार बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर वो उन फोरम पे उनका हल नहीं निकल पा रहा। यदि आप पोस्ता छनाई के मैटर की बात करें तो लगातार कई केसेस हुए जिसमें व्यापारियों पे एनडीपीएस के मुकदमे बने, नीमच में भी बने। दूसरा, डोडे चूरे की यदि बात करें तो आज अनिर्णय की स्थिति है कि किसान उस डोडे चूरे को घर में रखे या जलाए। सरकार ने कहा 100 रुपये किलो मिलेंगे, जलाएंगे, सरकार ने आज तक नहीं लिया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 8-29 की बात आप भी करते रहे हैं कि इस धारा का दुरुपयोग होता है। जब आप विधायक थे, आपके विधानसभा क्षेत्र में इसको लेकर कई कुछ अनियमितता हुई, आपने उसको बड़े लेवल पे उठाया, अधिकारियों के ट्रांसफर भी हुए। तो मेरा ये कहना है कि ये जो फीडबैक सीएम तक सही क्यों नहीं जाता, तो समस्याओं को लेके ताकत से जनप्रतिनिधि यदि उनके सामने बात रखते हैं, विकास और ये तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन जो मामले सालों से लंबी थे, आज यदि आप टर्की के पोस्ते की बात करें, अभी मलेशिया दुनिया के अंदर अवैध पोस्ते के कारोबार का सबसे बड़ा गढ़ बन चुका है और टर्की से 2 साल से आयात बंद है। तो टर्की से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से जो इलीगल क्रॉप का पोस्ता है वो मलेशिया जा रहा है, मलेशिया से बैकडोर से भारत में आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये पोस्ता जब भारत की धरती पे आता है तो भारतीय पोस्ते का दाम गिर जाता है, क्योंकि वो 200 रुपये किलो के अंदर में आता है। तो ये ऐसे तमाम मुद्दे हैं। तो वो फीडबैक केंद्र की सरकार के जो सत्ता में जो बैठे उन तक प्रभावी रूप से, या सीएम तक प्रभावी रूप से, जैसे आपके चुनाव में मैं खुद मौजूद था जब आपने 8-29 की बात सीएम शिवराज सिंह चौहान से की, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऑन कैमरा ये बात बोली कि इस पे तत्काल में एक्शन लूंगा, दिल्ली बात करूंगा, लेकिन फिर वो चले गए। तो कुल मिला के वो मुद्दे अधरझूल में रह जाते हैं। तो क्या लगता है आपको कि सशक्त पैरवी की जरूरत है इन तमाम बातों को लेकर यशपाल जी? मुस्तफा, बहुत अच्छे गंभीर प्रश्न आपके हैं और मैं उसका उत्तर भी देना चाहूँगा, क्योंकि भारत की सरकार का जो नारकोटिक्स ब्यूरो है, नारकोटिक्स विभाग है वित्त मंत्रालय का, उसकी अपनी धाराओं को लेकर के, नियम कानून को लेकर के एक व्यवस्था है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भूमिकाएं होती है। आप जितना नवीन जी और मुस्तफा जी ढोड़ा चूरा को लेकर के, अफीम को लेकर के, किसानों के जो मदद के लिए बात करते हैं, हर राज्यों में इतनी बात नहीं उठती होगी जितनी मंदसौर और नीमच जिले से आपके यहाँ उठती है, या मंदसौर और नीमच जिले के लोग जागरूक होते हैं। उत्तर प्रदेश की अलग स्थिति है, राजस्थान की अलग स्थिति, मध्य प्रदेश की अलग स्थिति है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जनप्रतिनिधियों को मिल करके 2 अलग अलग स्थान पर, जो मैं सोचता हूँ, एक तो स्टेट के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी से इस बात को बिना अधिकारियों की अनुपस्थिति में इन सारी जो विसंगतियां हैं, जो कमियां, उसको बातचीत करना चाहिए 1 to 1। पूरा डेपुटेशन, डेलीगेशन जाना चाहिए, पूरे मंदसौर और नीमच जिले के सारे विधायक, सांसद, जितने भी सांसद हैं, सबको मिलकर के एक अलग बैठक करना चाहिए। फिर एक अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री को करना चाहिए, फिर मुख्यमंत्री और जनप्रतिनिधि दोनों को मिलकर के केंद्र की सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त मंत्री जी से और वित्त राज्य मंत्री जी से चर्चा करके ये जो लगातार जो घटनाक्रम चल रहे हैं, क्योंकि अफीम की फसल भी अब एडवांस फसल हो गई। मैं देख रहा हूँ लगातार, मैं भी जब अफीम का काश्तकार हुआ करता था, जब मेरे खुद के नाम का पट्टा था, मैं तो मुखिया भी था जब मैं स्टूडेंट लाइफ में हुआ करता था, जब मैं जनप्रतिनिधि नहीं बना था, पार्षद वार्षद हो गया था, अखबार में मैं काम करना शुरू कर दिया था। आप देखिए तब में और आज में कितना अंतर हो गया कि अब अफीम के खेत में काम करने वाले किसानों को, उसके मालिक को कितना परिश्रम करना पड़ता। ये हमको पहले बांस की बल्लियाँ नजर आती थी, पक्षियों को से पक्षी नुकसान करे उसको हमको कभी हमने देखा नहीं था। रोजड़े जो हैं उनका नुकसान को की भरपाई नहीं हो, इसको लेकर के तार फेंसिंग। तो किसान जी तोड़ मेहनत करता अफीम के लिए, लेकिन अफीम का कानून और उस कानून के बाद जो संशोधन, उसके ऊपर हमेशा सदन में चर्चा संशोधन को लेकर के होना चाहिए। एक्ट बन गया इसका ये मतलब नहीं है कि 1984 का कोई एक्ट बन गया तो कभी हटेगा ही नहीं है। सप्लीमेंट्री संशोधन होते हैं, मैं कई विधेयकों पर बोला हूँ, समय दर समय आवश्यकता पड़ती है उसको होता है, लेकिन उसके पहले राज्य की सरकार के मुखिया, मुख्यमंत्री, राज्य की सरकार से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि, राज्य की सरकार में से जुड़े हुए सांसद, इनको सबको स्टेट में बात करना चाहिए, फिर चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। देन केंद्र की सरकार के सामने जाकर के सारा अपना जो व्यू है
वो जनप्रतिनिधियों को प्रस्तुत करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अफीम की खेती करना किसान सिर्फ अपने लिए नहीं करता है, अफीम की खेती मनुष्य की जान बचाता, जीवन रक्षक भी है और जीवन को बर्बाद करने वाली भी है। जितनी भी दर्द निवारक दवाइयाँ बनती है वो कोडीन और मॉर्फिन के माध्यम से अफीम से ही बनती है। और हमारा सौभाग्य है कि जलवायु के मान से जितनी गुणवत्ता वाली और जितनी उत्पादनशीलता वाली हमारी अपनी जो भूमि है वो कहीं नहीं है, जितना अफीम अच्छा मंदसौर नीमच जिले में होता है क्वालिटी वाइज और उत्पादन की क्षमता के हिसाब से। हम कभी डिफॉल्टर नहीं हुए। यहाँ अगर 65 की औसत होती तो 75-80 तक दे देता है। यहाँ का किसान मेहनतशील है और यहाँ की ईल्ड बहुत अच्छी, उत्पादन बहुत अच्छा है। इस कारण से ब्रिटिश हुकूमत से लेकर के मौजूदा लोकतंत्र और प्रजातंत्र में भी अफीम की फसल का होना इस जिले के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि इससे न केवल किसान अर्थ कमा रहा है बल्कि इससे दवाई बनती है, औषधियाँ बनती है जो जीवन को बचाने के काम आती है। बिल्कुल सही कहा यशपाल जी आपने, लेकिन बात जो आती है वो ये आती है कि जो मुद्दे लगातार लंबित थे उन मुद्दों पे कोई सटीक और सही हल यदि निकलना चाहिए ताकि उसकी राहत आम लोगों तक पहुँचे। और ये भी सही बात है कि 50,000 दवा कंपनियां भारत में हैं और जो जीवन रक्षक दवाएं बनाती है और वो अफीम के बाय प्रोडक्ट खरीदती है, लेकिन केंद्र सरकार के सामने कई सालों से उसके भाव का मुद्दा लंबित है कि इसका मूल्य बढ़ाया जाए। जबकि ये होता है कि आप किसी भी किसान के पास कोई उपज है तो उसकी मर्जी हो तो बेचे, नहीं तो ना बेचे, लेकिन अफीम में कंपलसरी है कि उसको देना ही है। अभी सिप्ला या ज़ेडस यदि ज़्यादा भाव देती है तो किसान उसको दे। तो इस तरह की तमाम खामियां। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट इशू पे हम आपसे बात करना चाहेंगे, वो ये यशपाल जी के CPS जब लागू हुई थी तब जोर शोर से आपने उस पर बात की थी। मुझे अच्छे से याद है वॉइस ऑफ MP के साथ लगातार बातचीत में आपने कहा था कि इसकी पहले ट्रायल होनी थी फिर इसको लागू होना था। आज जब मुख्यमंत्री जी का भाषण चल रहा था, जब तमाम विधायक सांसद स्पीच दे रहे थे, वॉइस ऑफ MP सुबह से लाइव कर रहा था इसको, तो मैं ये देख रहा था कि वॉइस ऑफ MP के लाइव पर लगातार अफीम किसान आ रहे हैं और वो बार बार एक बात लिख रहे हैं कि CPS पद्धति को ख़त्म किया जाए। और आप वॉइस ऑफ MP की जितनी भी खबरें देखेंगे उसमें सैकड़ों नहीं हज़ारों किसानों को कमेंट है कि CPS पद्धति ख़त्म की जाए। तो अभी लोकसभा चुनाव के मुहाने खड़े हैं, आप अफीम किसानों के बड़े पैरोकार माने जाते हैं मालवा के अंदर, तो इस मामले में क्या कहेंगे आप? निःसंदेह मैंने तब भी कहा था इसी स्टूडियो में और आज भी मैं दोहरा रहा हूँ कि अफीम की फसल को लेकर के जो नई पैटर्न ईजाद हुआ है CPS पद्धति का, और मैंने तब भी कहा था ट्रायल बीट होना चाहिए और किसानों को जो नुकसान या किसानों की जो परेशानी है उस परेशानी से मुक्ति देने का काम भी भारत की सरकार के अधिकारियों का है, सरकार का है, जनप्रतिनिधियों का है। क्योंकि सरकार ने निर्णय किया, किसानों ने निर्णय नहीं करवाया। अफीम की फसल में अगर 75% लूनी चीरनी से काम चल रहा है और नए पट्टे अब जब भी मिलेंगे टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर, एग्रीमेंट के आधार पर, अनुबंध के आधार पर किसान को CPS पद्धति से ही मिलेंगे। किसान को आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए जो समस्या आ रही है, देखिए मंडियों में भी किसानों की समस्याओं का आती है और उनका सॉल्यूशन होता है। तो CPS पद्धति में अगर सरकार ने, भारत की सरकार ने और अधिकारियों ने अगर ये तय कर लिया कि ऐसा ही चलेगा और किसान उसका खामियाजा भुगत रहा है, तो मुझे लगता है कि आपका जो विषय है, आपका जो इशू है, उसमें आपके माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कानों तक जब बात पहुंचेगी, जिम्मेदारों तक, चाहे वो सरकार में कोई भी बैठे हो, किसी की भी सरकार हो, तो मुझे लगता है कि CPS पद्धति अगर पद्धति अच्छी है और विदेश में इसको स्वीकारोक्ति प्राप्त है और हमारे यहाँ अगर किसान ले भी रहा है, लेकिन आज मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं खुद सरकार से मांग करूँगा, जनप्रतिनिधियों से मांग करूँगा कि इसमें 1, 2, 3, 4 जो प्रमुख समस्या है जिससे किसान दो हाथ होता है या जिसके कारण से किसान कहता है कि कहाँ फंस गया मैं और ये तो मेरे लिए लाभकारी नहीं है या मुझे इससे नुकसान हो रहा है, तो उनके बारे में रिव्यू करना चाहिए। देखिए एक्ट है, विधेयक है, कानून है, तो रिव्यू करना चाहिए। कोई भी पॉलिसी अगर आती है तो उसके बारे में भी CPS पद्धति अगर भारत सरकार के लिए जरूरी है या भारत सरकार ने अगर जरूरी मान लिया है, किसान उसको स्वीकार भी कर रहा है और यदि किसान का नुकसान हो रहा है
तो फिर किसान का भला करने के लिए सरकार को चिंता करना चाहिए। क्या कहेंगे मुस्तफा जी? बहुत बड़ी बात यशपाल जी ने कही है, और यशपाल जी हमेशा से किसानों के हक में बात करते रहे, पार्टी से ऊपर उठ के। और मैं एक बात यशपाल जी के संज्ञान में भी लाना चाहूँगा कि जिस CPS को लागू किया गया और ये कहा गया कि इससे ब्लैक मार्केट में अफीम की लीकेजिंग रुकेगी, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये जो सरकार का ही ये डेटा है कि देश के 7 राज्यों में, चाहे वो मिडिल ईस्ट के जितने भी राज्य हैं, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, मणिपुर, मिजोरम, आसाम, नागालैंड, और इसमें 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा में अफीम की इलीगल क्रॉप हो रही है। और जो मध्य प्रदेश का नारकोटिक्स अमला है उसने इन मिडिल ईस्ट के राज्यों में जाकर 15-15 हज़ार बीघा के अंदर एक साथ अफीम की इलीगल खेती को नष्ट कराया, जिसके वीडियो है, फोटो है, तमाम एविडेंस है। और जैसा वो अधिकारियों से हमें पता चला कि वहाँ किलोमीटरों तक अफीम के अवैध खेत हैं, तो वहाँ तो पूरी कंप्लीट अफीम जो पैदा हो रही है वो ब्लैक मार्केट में जा रही है। और हाल ही के पिछले 2 साल में नारकोटिक्स के जितने भी केस देखेंगे उसमें 80-90% जो सीजर है वो नॉर्थ ईस्ट से आई हुई अफीम और ड्रग्स का है। तो कुल मिलाकर के इस आधार पे जहाँ 1 लाख हेक्टेयर में अवैध खेती हो रही है, तो ये कह के यहाँ पे अफीम की जो परंपरागत पद्धति खेती उसे बंद नहीं करवाया जा सकता। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यशपाल जी, आपने भी खुद कहा कि मैं खुद अफीम का किसान रहा हूँ, मुखिया रहा हूँ, और आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, तो आपको खुद को पता है कि अफीम की लुईनी चीरने का पट्टा आज हम पगड़ी बांधते हैं, तो उसको देख के कोई घोपा कह सकता है कि हेड लगा लो, ये कर लो, लेकिन वो हमारी पहचान है, हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति, हम उस पगड़ी को नहीं छोड़ सकते। तो लुईनी चिरनी भी वो हमारी कल्चर का हिस्सा है, संस्कृति है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको सही गलत ठहराया जा सकता है, लेकिन वो हमारे सिस्टम में, हमारी सोसाइटी में, समाज में अंदर तक होती है। तो निश्चित तौर पे यहाँ का जो किसान है वो ईमानदार है और पूरी तरह से विभाग के नियमों पे काम करता है। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं आप लगातार इस पे बात करते रहें, लगातार उठाते रहें, और हम यही उम्मीद करते हैं, और जो वॉइस ऑफ MP के जो हज़ारों दर्शक के किसान हैं वो आपसे उम्मीद करते हैं कि इन तमाम मुद्दों पे भी आप दिल्ली तक और राज्य के मुखिया तक बात पहुंचाएंगे और कोई सकारात्मक हल इस पे निकालने की कोशिश करेंगे। यशपाल जी, यशपाल जी, अगर मुस्तफा जी ने अभी कुछ देर पहले जब शुरुआत पर चर्चा कर रहे थे तो एक सवाल मेरे से आपसे करने के लिए बोला था कि जिस तरीके से CM ने कहा मंच से कि परमात्मा से चाहेंगे कि अगली बार आप हमारा हिस्सा हो, लोकसभा चुनाव सर पर है, किस हिस्से की बात हो रही है? क्या लोकसभा चुनाव से जोड़कर आपको कहा जा रहा है, या फिर आपको जो पार्टी आप पर विचार कर रही है कोई लोकसभा चुनाव? देखिए, चुनाव में हार और जीत चलती है, लेकिन मोहन यादव जी अगर तीसरी मर्तबा के विधायक होकर के मुख्यमंत्री हैं, मैं जब तीसरी मर्तबा का विधायक था तब दूसरी मर्तबा के विधायक मोहन जी उच्च शिक्षा मंत्री बन गए थे। हाउस में मेरी अपनी मौजूदगी, अपनी उपस्थिति, सचेतक की भूमिका में, क्वेश्चंस के ध्यान आकर्षण के, आसंदी पर बैठने का, ये सब परिदृश्य मोहन जी ने बहुत नज़दीक से देखा। तो शायद मुझे लगता है कि आज जितने भी जनप्रतिनिधि बैठे थे उसमें से मैं पूर्व विधायक की हैसियत से बैठा था, तो उनको कहीं लगा होगा कि मैं कहीं अकेलापन महसूस ना करूँ। यशपाल जी, आप घुमा रहे हैं, आप घुमा के ला रहे हैं। आप नवीन जो चाहते हैं आपसे कि जिस तरह से नीमच मंदसौर जिले में यदि कॉमन, दोनों जिलों के कॉमन मुद्दों की बात की जाए उस पर यशपाल जी सिसोदिया हमेशा बोले, और आज जिस तरह की मौजूदगी रही और तमाम बातें, आप दोनों जिलों में आपको जाना पहचाना जाता है, तो क्या ये माने कि कुछ पार्टी आपको नई जवाबदारी दे सकती है? नहीं, देखिए, पार्टी पल पर पग पग पर चिंता करती है, मनन करती है, अध्ययन करती है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि मेरा मंदसौर संसदीय क्षेत्र नहीं देखा हुआ है, क्योंकि मैं स्वर्गीय डॉक्टर लक्ष्मण जी पांडे साहब का मैं 13 बरस तक मैं पूरे संसदीय क्षेत्र में हूँ, लेकिन आज मेरी उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष पवन, कल किसने देखा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और जिम्मेदार प्रवक्ता की भूमिका में हूं, और मोहन जी यादव जी ने मेरे पर जो स्नेह दिया, मैं तो उन्हीं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं
कि उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल वापस साथी बनेंगे, किस संदर्भ में कहे तो वो जाने, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मेरी विधानसभा में जो हाउस में कमी या अनुपस्थिति को अगर मुख्यमंत्री जी गौर कर रहे हैं, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने गौर किया, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने गौर किया, इसलिए करके मेरी व्यक्तिगत चर्चा हुई। ये समय ऐसा था जब अगर मैं निर्वाचित होकर के जाता तो शायद इस जिले का, इस प्रदेश का, नीमच का, मंदसौर का, मैं और तेजी के साथ हाउस में बात रखता, क्योंकि जैसे देखिए मुस्तफा आप और नवीन जी जिस प्रकार से मेहनत करते हैं, मेहनत करने का ही परिणाम है कि आज वॉइस ऑफ एमपी की वॉइस कितनी मजबूत हो गई है। आप अगर कुछ करेंगे नहीं तो कोई पहचानेगा नहीं। मैंने अगर पोस्टमार्टम की लड़ी लड़ी है कि शाम को पोस्टमार्टम 6 बजे बाद क्यों नहीं होते हैं, सवाल का जवाब देना पड़ेगा। मेरा विधानसभा में ध्यान आकर्षण था, नरोत्तम जी हेल्थ मिनिस्टर थे। अंतोगत्वा क्या हुआ, मेरे ध्यान आकर्षण पे लगभग पौन घंटे डिस्कशन हुआ और अंत में निर्णय हुआ कि नहीं, रात को 10 बजे तक भी पोस्टमार्टम होगा, भोपाल को छोड़ करके। लेकिन अब भारत की सरकार कह रही है कि नहीं, रात भर पोस्टमार्टम चालू रहना चाहिए, क्योंकि अब जमाना बदल गया है, पेट्रोमैक्स का और लालटेन का जमाना गया। तो ये देखिए कभी कभी मुद्दों को, स्ट्रीट डॉग जो आवारा कुत्ते हैं उनके बारे में नसबंदी को लेकर अगर मैं हाउस में बोला और इतनी ताकत के साथ बोला कि मेरे को 5 महानगरों का आप हिसाब दीजिए कि पिछले 3 वर्षों में कितने कुत्तों की नसबंदियाँ हुई है, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन और इंदौर, तो 19 करोड़ रुपए की नसबंदी का फिगर आया। आज हर व्यक्ति कह रहा है कि ये जो आवारा कुत्ते हैं, जो स्ट्रीट डॉग हैं, इनसे निजात दिलाई जाए, लोगों को काट रहे हैं, बच्चों को नोच रहे हैं, बड़ी बड़ी घटना हो रही है। तो आप दोनों जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैदान में भी आप घूमते हैं, साक्षात्कार भी आप लेते हैं, वीआईपी मूवमेंट में भी आप रहते हैं, घटना दुर्घटना पे भी आप रहते हैं, तो आपके डे टू डे अनुभव बढ़ते जा रहे हैं और आपकी कर्मठता के कारण से आपके पाठकगण भी बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरी भी हाउस में जो मेरी प्रतिबद्धता थी, मेरी कटिबद्धता थी, मैं जो हाउस में जिस प्रकार से बैठता था, जिस प्रकार से काम करता था, लोगों की बात आवाज़ बन करके उठाता था, सरकार में होने के बाद भी मैंने सरकार को घेरा नहीं, कभी सरकार की नीचे नहीं होने दी, लेकिन सरकार के उस फ्लोर पर अगर मेरे प्रश्नों के माध्यम से जनता का भला होता तो मैंने पूरी जनता का भला करने की पूरी कोशिश करी। यशपाल जी, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से सीएम ने जो इशारा किया, दूसरी तरफ अगर बात करें तो जिस तरीके से हाईकमान सोच रहा है कि जो फ्री हो चुके हैं कार्य से उनको नया मौका दिया जाए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आप नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में फिट होते हैं, तो क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये भी सही है? बिल्कुल, देखो एक तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं कभी भी टिकट की दौड़ में आगे रह करके मैं नहीं जाता था। मेरे को 4 चुनाव जो टिकट मिले हैं विधानसभा के भी घर बैठे मिले हैं, इसलिए कि नगरपालिका पार्षद से लेकर, नगरपालिका अध्यक्ष से लेकर, यूनिवर्सिटी जॉइंट सेक्रेटरी से लेकर, लॉ कॉलेज का प्रेसिडेंट से लेकर के डॉक्टर पांडे साहब का प्रतिनिधि होने के नाते मुझे लगातार अवसर मिलते चले गए। और आज मैं फ्री हुआ हूँ, इसका ये मायना तो नहीं कि मैं बिल्कुल ही फ्री बैठ जाऊँगा। पार्टी हमेशा चिंतन करती है, विचार करती है, मेरी उपयोगिता पार्टी जहाँ समझेगी मुझे अवसर देगी, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं कर्मशील व्यक्ति हूँ, मैं घर बैठ ही नहीं सकता हूँ। आज मैं सुबह 6 बजे बड़ौदा से निकला हूँ, 12 बजे मैं मंदसौर आया, खाना खाया, 1 बजे मुझे नीमच आना था, मैं नीमच आ गया और अभी मैं आपके स्टूडियो में हूँ। मैं काम करता हूँ और काम करने वाले के लिए कहीं रुकावट नहीं होती है, पार्टी निश्चित रूप से बारे में चिंतन करती है। मुस्तफा जी, चिंतन की बात कही है, तो क्या ये चिंतन वही इशारा करती है? नवीन जी, पूरी बात का एक लाइन में एक शेर पढ़ के इस आपकी पूरी डिबेट का मैं समापन करता हूँ कि मैं तो यशपाल जी के लिए पढ़ रहा हूँ ये शेर कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी और पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यशपाल जी, इनसे हमने बात की। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो आज सीएम का एक महत्वपूर्ण दौरा था, उस दौरे को लेकर वाइस एमपी की टीम ने भी महा कवरेज दिखाया। साथ ही जिस तरीके से मंच से यशपाल जी को लेकर जो इशारा किया है लोकसभा चुनाव से पहले, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक गर्माता हुआ इस क्षेत्र में दिख रहा है।